विशेष मतदाता पुनरीक्षण गहन अभियान जो इन दिनों चल रहा है पूरे बिहार में, इसको लेकर के समाज में एक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। आम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या ये कह दीजिए कि जिनको राजनीति का सूझबूझ कम है, काफी परेशान बने हुए हैं। वो तय नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। आज इसी विषय को लेकर के हमारा एक डिबेट प्रोग्राम आयोजित था, जिसमें हम पक्ष और विपक्ष तमाम जो है वो अतिथियों को मैंने बुला रखा था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जो सत्तारूढ़ दल के जो दो सदस्य थे, यानी जदयू और भाजपा के, उन्होंने समय देकर के वो इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाए। अब हम इस डिबेट को डिबेट का नाम नहीं देकर के चर्चा का नाम दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे आज इस चर्चा का जो विषय है वो विषय ये है कि ये जो गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता को लेकर के चल रहा है वो कितना सही है और उससे को आम जनता को उससे क्या परेशानी हो रही है और आने वाले समय में इसका क्या परिणाम हो सकेगा। इसको लेकर के आज हमारे साथ हमारे जो अतिथि उनका एक पैनल बना हुआ है, तो हम अब चाहेंगे कि एक तरफ से हम परिचित करा ले अपने दर्शकों को। हमारे सामने में जो बैठे हुए हैं वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन या आरवाई आप कह सकते हैं, जो भाकपा माली की एक विंग है छात्र यूनियन का, संदीप चौधरी, वो हमारे सामने मौजूद हैं। और उनके ठीक बगल में जो है वो सैयद तनवीर अनवर कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और जाले से अपना संबंध रखते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक भावी प्रत्याशी के रूप में भी इनको देखा जा रहा है। उनके ठीक बगल में नासिर हुसैन एक आम नागरिक हैं। इनकी इच्छा हुई कि हम इस चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि एक आम नागरिक का जो सवाल होना चाहिए वो सवाल हम करें। और मेरे ठीक बगल में जो सीनियर लीडर हैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव उमेश राय जी। तो चलिए इस चर्चा का विषय हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उमेश सर से। सर, उमेश सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो घोषणा की गई है, आपको क्या लगता है कितना सही है ये इलेक्शन कमीशन अब न कहिए, इसको कहिए कि आरएसएस का एक विंग हो गया है। हमारे यहाँ जो संविधान में था, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और ये जो व्यवस्थाएं दी गई थी, उस व्यवस्था को अब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने जो अभी नाटक कर रहे हैं वो साफ साफ उनका मनसा है कि हमको जो पिछड़े हैं, दलित हैं, इनके मतदाता को हटाना है। नाम तो वो देते हैं मुसलमान का, लेकिन टारगेट इनका है, उनका है कि भाई पिछड़े दलित मतदाता मतदान न करे, उसका हिसाब है। ये 11 साल से सरकार में है। 11 साल में एक भी पाकिस्तानी वोटर को या बांग्लादेश का या रोहिंग्या का या किसी को आज तक नहीं पकड़े। हल्ला करते रहे कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और या बाहर विदेशी जो वो नागरिक है उसको हम करेंगे। इतना एनआरसी सीआरसी करते रह गए, लेकिन पकड़ा किसी को नहीं, मिला इनको एक भी नहीं, खोजा भी नहीं एक को। खाली हल्ला करना रहा, चिल्लाना करा कि विदेशी को हटाएंगे, भगाएंगे, ये करते रहे। अभी एक नया नाटक शुरू किया। अगर इनका नियत साफ रहता, मनसा इनका साफ रहता, तो जनवरी से शुरू करते या फिर अगला 26 जनवरी 2026 को 1 जनवरी से शुरू करते। कौन इनको रोक देता? 25 में जो आज से 1 साल सवा साल पहले जो चुनाव हुआ है, उसमें सारे मतदाता सही थे और 1 साल में ये कहीं बाहर से टपक गए हैं। ये इनको खोजने के पीछे में पड़े हुए हैं। इनकी मंशा है साफ तौर से कि हम किस तरह से यहाँ के डेमोक्रेसी को खत्म करें। यहाँ के जो बुनियादी अधिकार जो संविधान सम्मत है, जो आदमी जन्म लेगा यहाँ, जो 5 साल तक किसी जगह रह जाएगा, उसको नागरिकता मिलेगी, उसको नजरअंदाज करके, उनको छोड़ करके एक नागहुआ कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाता का वोट हम काटें। और ये इनकी मंशा है। इस मंशा के खिलाफ में आरजेडी और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग इनके साजिश को समझ चुका है। और इसी कारण है कि हम लोगों ने तय किया है, हमारे जो गठबंधन के लोग तय किए हैं कि 9 तारीख को पूरा बिहार बंद रहेगा और इनके नाटक को पर्दाफाश करेंगे। चलिए हम ये पूछे संदीप जी से। संदीप जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि इलेक्शन कमीशन का कल का एक नोटिफिकेशन जारी होता है और बताता है कि अब इतना आसान कर दिया गया कि कुछ न भी दस्तावेज दिया जाए तो भी बीएलओ को फॉर्म देना है। तो फिर ये 9 तारीख का ये बिहार बंद का घोषणा ये कहाँ तक सही है? देखिए, चुनाव आयोग कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने मन से तो चल नहीं रहा है। जैसा कि उमेश सर ने कहा कि ये आरएसएस की एक शाखा है, तो निश्चित रूप से वो अपने मन से चल नहीं रहा है। इसलिए बार बार कंफ्यूजन में कई एक तरह का नोटिफिकेशन दे रहा है, जिसमें भारी विरोधाभास है।
हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा और फॉर्म देना पड़ेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब हम लोकसभा चुनाव में वोट दे रहे थे तो सही थे, तो अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई कि हमको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, हमको मार्कशीट देना पड़ेगा, या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा? एक समय आपने कहा कि आधार से हम वोटर को लिंक करेंगे, और आज आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। आप कहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मान रहे हैं। जिस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर आप नागरिक को 10,000 से ज्यादा का फाइन कर देते हैं, लेकिन वो आज आपके वोटर होने के प्रमाण में वो काम नहीं करेगा। जबकि लगातार वोटिंग करने के लिए जो 5-7 डॉक्यूमेंट होते थे, उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम डॉक्यूमेंट आप वोट डालने के लिए उपयोग कर सकते थे। तो बहुत ही विरोधाभास है। और आपको एक बात अब मैं बता दूं कि अभी कल ही एक बीएलओ से बात हो रही थी, वो लोग इतने तकलीफ में हैं। एक तो टीचर हैं, वो टीचर को आज के डेट में बिहार सरकार ने मजदूर से भी बदतर बना दिया है। उनका जो पूरा स्वाभिमान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। कल एक बीएलओ से ग्राम में बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को प्यार पकड़ना पड़ रहा है, मेरी नौकरी ना चल जाए, इसलिए लोग डॉक्यूमेंट देने के लिए नहीं तैयार हो रहे। करे जब हम वोटर लिस्ट में हम हैं तो हम फिर से क्यों तुमको डॉक्यूमेंट दे? और बीएलओ प्यार पकड़ रहे हैं कि मेरी नौकरी न चल जाए। हमने देखा कई एक बीएलओ का भारी प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो गया, वो मर गए। तो ये कहाँ की ये जानकारी मरने की? ये जानकारी आपको मोतिहारी की है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक उहापोह स्थिति बनाने की है। जो देश में बाहर कमाने के लिए गए हैं, जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं, उनके भीतर एक असमंजस की स्थिति है। लोग गांव आने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार जो डरी हुई है, क्योंकि जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो काम इन्होंने कर्नाटका में किया, उसका पोल खुल गया। तो वो चाहते हैं कि वोटिंग से पहले हम ऐसा कुछ काम कर लें जो हमारे फेवर में हो। लेकिन बिहार की जनता सजग है, बिहार का जो महागठबंधन है वो चलिए हम तनवीर भाई समझना चाहते हैं, दर्शक हमारे समझना चाहते हैं कि जब ये इलेक्शन कमीशन इतना सरल कर दिया, तो ये 9 तारीख का वो जो आप लोग विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो पटना आ रहे हैं, इसको धरना, इसको चक्का जाम को करने के लिए, जरूरत क्या है? खामखा आम जनता परेशान होगी जब इलेक्शन कमीशन बैकफुट पे आ गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आज की परिस्थिति में बिहार के किसी आम नागरिक से आप पूछ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा है? इसका जवाब वो दे देंगे, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से हाईजेक है और वो बिहार के लोगों को तो दिग्भ्रमित अभी कर ही रही है। पहले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, अभी देना है तो दे दीजिए, नहीं तो वैसे फॉर्म भर के दे दीजिए। क्या भरोसा आप पर जो बिना डॉक्यूमेंट्स का कोई फॉर्म भर के दे और उस गरीब और जो दलित वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनका नाम कट जाए और वो अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाए? इसका क्या तो विपक्ष को सजग रहना पड़ेगा। यही तो सजग है, मैं तो यही हमारी मांग है विपक्ष की। और हम लोग तो यही लड़ाई लड़ने के लिए 9 तारीख को हम लोगों ने चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का ये क्या है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और पूरे महागठबंधन के लोग रोड पर रहेंगे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की हुई, क्या आपको क्या लगता है कि क्या एनडीए ने मान लिया है कि हम चुनाव नहीं जीत रहे? देखिए, एनडीए पूरी तरह से बिहार में चुनाव हार रही है, वो चाहे कोई भी तिक्रम कर ले, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। और ये जो महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल खेला था चुनाव आयोग से मिलकर, उसकी पोल आपने देखा, पूरा देश देख रहा है। उसी का दूसरा रूप ये बिहार में लागू करना चाह रहे थे, लेकिन ये विपक्ष और ये बिहार की जो जनता है, उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इसका विरोध किया है और वो डॉक्यूमेंट से बिना डॉक्यूमेंट्स पे आए हैं। और मैं आपको कहता हूं कि उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप लोग कोई जरूरत नहीं है कि जब तक इलेक्शन कमीशन इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तब तक आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, ये निर्णय वापस लेना होगा, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप जबरदस्ती, मैं तो लोकसभा में हम लोगों ने वोट किया है। यहां इस देश में हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास फॉर्म भरने तक भर नहीं पाएंगे। और बीएलओ की क्या स्थिति है, टीचरों की क्या स्थिति है, वो आप उनसे पूछिएगा। इसलिए हमारी लड़ाई इस देश के राज्य के लोगों के हित में है और ये मतदाता का अधिकार है अपने वोट का अधिकार का पालन करना। और आप ये वोट के अधिकार को
जैसे नोटबंदी आपने किया, ये वोटबंदी के रूप में आप लाना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले। एक आम जनता है, उनसे सवाल लेते। जी नासिर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक आम नागरिक हैं, आम नागरिक होने का जो तकलीफ लोगों को हो रहा है, वो तकलीफ आप बयां कीजिए हमारे दर्शकों के सामने में कि क्या तकलीफ हो रही है अभी जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश आया। आम नागरिक होने की हैसियत से जब सबसे पहली बार जो ये नोटिफिकेशन आया इलेक्शन कमीशन का कि फिर से वोटर का ये बनेगा और पुनरीक्षण होगा और बहुत से दस्तावेजों के बारे में जो पता चला, तो पहला रिएक्शन यही था कि ये वोट जो लोग आज से 6-7 महीना पहले जो केंद्र का जो चुनाव हुआ था 2024 में मई जून के महीने में हुआ था, सरकार जो बनी थी, तो इसी वोटर ने वोट किया था जो वो सरकार बनी थी। और ठीक 1 साल के अंदर में आप उस वोटर से कई तरह के दस्तावेज मांग रहे हैं कि आप वोटर हैं कि नहीं, ये साबित कीजिए। तो फिर उनसे वो जो मई जून में जो 2024 में जो वो वोट करके सरकार को चुना, जो केंद्र में सरकार चल रही है और प्रधानमंत्री उसके नरेंद्र मोदी जी है, तो वो सरकार कैसे है वो अभी? तो वो सरकार भी अवैध हो गया। आम जनता का क्या तकलीफ है वो हमारे दर्शकों को आम बताइए। जनता का यही तकलीफ है। पहला क्या? आम जनता के जहन में पहला वो सवाल सरकार यही है, वो जब चाहे आपको करना पड़ेगा ना, आपको इस देश में रहना तो करना सरकार पड़ेगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, पहले ये तय कर दे। तो सरकार अगर निर्देश जारी करेगी तो आम जनता को तो मानना पड़ेगा। सरकार को हमने ही चुना है ना, जी। इसी आम जनता ने चुना है, वोट देकर चुना है, इसी आम जनता ने चुना। तो इस आम जनता ने सरकार को चुना इसलिए कि वो उसको कटघरे में खड़ा कर दे, उसी जनता को। क्या उमेश सर, ये जनता आपको क्या लगता के है? दर्द है, जनता का दर्द है ये। इन्होंने बहुत सही कहा है। मैं 69 से मतदाता हूँ, उम्र हमारी 72 साल की है। हर चुनाव में से पहले 1 जनवरी तक जो जिसका पहले 21 साल हो जाता था, जो अब 18 साल हो गया है, उस आदमी को मतदान का अधिकार था। जो मर जाता था उस सबको डिलीट कर दिया था। हर चुनाव से पहले होता है, कोई नई बात पहली बार नहीं होती है। इस बार यह जानबूझ करके, जैसे संदीप जी ने कहा कि ये दूसरी बात हम तो अनेक बार कहते हैं, ओपन मीटिंग में कहते हैं कि ये ईवीएम के द्वारा ये मैनेज होता है। ईवीएम भी फेल करने की स्थिति में है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। अब ये चाहते हैं कि हम ईवीएम से जो उसकी जो वास्तविकता खुल गई है कि ये कैसे हैक होता है और हैक से ही ये सरकार है, तो उससे भी पहले ये चाहते हैं कि जो इसे महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, वो यहाँ करे, अभी जो आपका हरियाणा में किया, उसी की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। एक सवाल सर, चूंकि हम एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें किसी को एतराज नहीं कि कोई मर गया है तो उसका वोट कट जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए। जो अब तो 1 साल में 4 बार कर देता है, 1 जनवरी को हो, 1 अप्रैल को हो, 1 जुलाई को हो, 1 अक्टूबर को हो, इस तरह से ये बांट दिया है कि जो आदमी जब पूर्ण जाएगा 21-18 साल का तब वो हो सकता है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब जिसका जो मर गया है उसको डिलीट हो जाता है, ये कोई बात, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात है कि इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत है सबको ये करना। लेकिन उनका भी तो कहना है कि विपक्ष की नीयत खराब है। वो चाहते हैं कि रोहिंग्या, मुसलमान, पाकिस्तानी सबको यहाँ की नागरिकता दिलवा दे ताकि आप लोगों को सरकार में 11 साल में है सरकार में, एगो हमको कोई बता दे। आप लोगों को शायद मालूम होगा, हमको नहीं मालूम है, कम जानकारी रखते हैं हम। एक भी रोहिंग्या के बारे में मिला जाए कि वो को पकड़ा गया। पाकिस्तानी घुसपैठ को आप लोग यहाँ की नागरिकता दिलवाना चाहते हैं? पाकिस्तानी को तो ये बुला के लाते हैं। ये जो है सो अभी पुलवामा हुआ, पहलगांव हुआ, पकड़ा इन्होंने 4 आदमी आया, 4 गो आतंकी भी आया और 4 गो को मार के चला गया। ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इनको तो डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे के भाई चला जाना चाहिए कि साहब इनका सीमा सुरक्षित नहीं है, इनका बॉर्डर का जो है जो इंटेलिजेंस फेल कर गया है,
इसमें गृह मंत्री से ये पूछा जा रहा है कि तुम कर क्या रहे हो? लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि विपक्ष को कम मुद्दा नहीं दिया सरकार ने। विपक्ष जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद जो है ना वो बयानबाजी करके, जो आंदोलन कहा जाता है कि सड़कें अगर सूनी हो जाती हैं तो लोकतंत्र वहां का जो है ये हो जाता है, तो सड़कों पर आप लोग उतरते क्यों नहीं? डॉक्टर लोहिया ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा जी। और 9 तारीख को इसी को हम लोग कर रहे हैं। तो ये लगातार जारी रहेगा जब तक ये वापस अनवरत। चलिए संदीप जी, आपका हम पक्ष जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एनडीए की सरकार जो है वो चाहती है कि इन सब मुद्दों में लोगों को उलझा दे, लोग बेरोजगारी की बातें ना करें, महंगाई की बातें ना करें, यहाँ जो देश में जो है वो विकास नहीं हुआ उसकी बातें ना करें, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि 2-3 महीने का टास्क जनता को दे दिया गया कि आप तुम इसी कागज पत्तर में बर्थ सर्टिफिकेट इसमें तुम उलझे रहो? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जिस दिन शपथ ग्रहण लिए 2014 में, उस दिन से ही इनके पास टाइम टू टाइम जनता को गुमराह करने का, देश में एक कह लीजिए कि दंगा का माहौल, हिंदू मुसलमान के बीच डिबेट कराने का हर वक्त कुछ न कुछ इन्होंने टास्क रखा। और बहुत ही सचेत तौर पर इन्होंने उन तमाम संस्थानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जो संस्थान उनके खिलाफ खड़ा हुआ, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो एससीयू हो, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट हो। फिर आप देखिए कि जो नेता इनके विरोध में बोले, जो नेता इनके खिलाफ वोकल होके बोले, उनको जेल हुआ, उन पर ईडी, सीबीआई, ये तमाम कोशिशें इनकी लगातार जारी रही है। और एनआरसी का इन्होंने पूरा कहिए कि लाया, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ तो कोरोना आ गया। तो कुल मिलाकर के इनके खिलाफ जो आंदोलन होती है और उस आंदोलन में जब लगता है कि बैकफुट पर हम चल जाएंगे, तब ये उसके हिसाब से ये अपने प्लानिंग को चेंज करते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो बार बार विपक्ष और सत्ता पक्ष हो रहा है, बिहार की जनता दोनों की है। ये सवाल इसलिए बीजेपी पे और जदयू पर उठ रहा है कि इनके दबाव में चुनाव आयोग काम कर रही है, चूंकि ये बोल नहीं रहे हैं। यदि किसी वोटर, यही चुनाव आयोग चुनाव भी कराएगी, आम जनता का भरोसा इस पे होगा? कहाँ हो रहा है भरोसा? यदि होता, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे या हटाएंगे वो भी कंफ्यूज है। आज बीएलओ ज्यादातर शिक्षक हैं, वो परेशान है। एक बीएलओ ने कहा इंटरव्यू में कि मेरे पास भी इतने डॉक्यूमेंट नहीं है जितने डॉक्यूमेंट ये हम इनसे मांगने के लिए आए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे, एक न्यूज चैनल का ये खबर है। तो ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार महागठबंधन जो है, आज भी हमने इनकलाबी नौजवान सभा और आयशा की ओर से पूरे राज्य भर में प्रतिवाद हुआ है, नौजवानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। क्योंकि यदि ये वोटर पुनरीक्षण में सबसे ज्यादा किसी का नाम कटेगा तो वो इस राज्य का नौजवान है। तो निश्चित रूप से नौजवान सड़कों पर है, गरीब किसान मजदूर सड़कों पर आएगा 9 तारीख को, और एक बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन को हम जीतेंगे। और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पर निश्चित रूप से एक संज्ञान लेगी। एक सवाल है और जनता की जीत होगी। पीयूष गोयल भारत सरकार के मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि बिहार की जनता राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को सीरियस नहीं लेती है। हालांकि भाजपा ने इनका नाम भी दिया था पप्पू। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को बिहार की जनता सीरियस लेती है? किसकी बात कर रहे हैं? पीयूष गोयल साहब, पूछिए वो जहां के हैं वहां उनको सीरियस लोग ले रहा है? नहीं ले रहा है। देखिए सवाल यह है कि पूरी की अगर राहुल गांधी एक ट्वीट कर दें तो पूरी की पूरी सत्ता जो है उनके खिलाफ बोलने लगती है, पूरा कैबिनेट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगता है। यही उनकी ताकत है, और ये उनकी बदौलत नहीं बल्कि ये बिहार की जनता हो या देश की जनता की बदौलत है। तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी जी हो, बिहार में एक चीज जान लीजिए, अभी एक किसी ने सर्वे भी किया था जिसमें राहुल जी को 47% और मोदी जी नीचे एकदम चले गए थे। तो बिहार में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है, और बिहार के लोगों के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का एक जबरदस्त तरीके से जो है फैन फॉलोइंग बढ़ा है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी जी हो, ये बिहार के नौजवानों की हित की बात कर रहे हैं। ये बिहार के जो आम गरीब गुरबा मजदूर दलित वर्ग के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। बिहार के अति पिछड़ों की बात। अभी लगातार राहुल गांधी, हमको लगता है वो ऐसे लीडर है कि लगातार अति पिछड़ा और ओबीसी की बात वो कर रहे हैं, लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये जो सारा वर्ग है जिसको अपना
भाजपा और एनडीए के लोग बपौती समझ रहे थे, उनका पांव मतलब जमीन जो है ना वो हिला हुआ है, क्योंकि ये वर्ग जो है ये पूरी तरह से भाजपा और एनडीए को इस बार बाहर का रास्ता दिखाने के लिए खड़ी हो गई है। तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मेहनत की बदौलत है, जमीन पर आके काम करने की बदौलत है। तो इसलिए ये गोयल जी हो या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बयानबाजी होगी, लेकिन असल जो हम लोगों का जो मुद्दा है, जो बिहार चुनाव को लेकर के है, बिहार में जो चुनाव आयोग का क्रियाकलाप है उसको लेकर जो मुद्दा है उस पर हम लोग लगातार, और आपने एक बात कही कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भी ये किया जा रहा है, वो करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम इसके साथ साथ बाकी मुद्दों के साथ भी खड़े होकर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लड़ेंगे। इसलिए हम लोग लगातार ग्राउंड पर दिख रहे हैं, आपको दिखता होगा, लगातार हर विषय पर आवाज़ उठाने का काम महागठबंधन कर रहे हैं। आप एक आम नागरिक होने के नाते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप एक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये तकलीफ आम जनता में सिर्फ मुसलमानों को है या दलित, पिछड़ों और अन्य जाति के लोगों को भी उतनी तकलीफ है जितना आपको तकलीफ है? क्योंकि अगर उनको तकलीफ होती तो वो सड़कों पे होते हैं। आज वो कुछ उनका बयान नहीं रहा, कहीं ना कहीं आप अल्पसंख्यक के मुसलमान इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ है। नहीं, यह कहना आपका सवाल दुरुस्त है, क्योंकि हम अल्पसंख्यक से आते हैं तो आप ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हम अल्पसंख्यक जरूर हैं, लेकिन हम उस जगह से आते हैं जहाँ पर हर तबके और हर बिरादरी के लोग रहते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया में गुस्सा ज़्यादा है इस गवर्नमेंट के इस काम से, उन लोगों के अंदर में गुस्सा ज़्यादा। गुस्सा दिख कहाँ रहा है? सवाल है, गुस्सा दिख कहाँ है? गुस्सा दिखेगा, गुस्सा या सड़कों पे गुस्सा उतरेगा? देखिए, गुस्सा कब निकलता है बाहर लोगों का, जब दो रास्ते होते हैं, जब उसको कोई लीडरशिप मिलता है तो थोड़ी बहुत गुस्सा लेकर बाहर आते हैं, या फिर गुस्सा जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो लोग खुद ब खुद रोड पर निकल आते हैं। तो अभी ये पोजीशन है कि गुस्सा है कंट्रोल में, लेकिन अभी कंट्रोल में। अब सरकार कंट्रोल कर देगी उस गुस्से को, या कोई लीडर ऐसा आएगा सामने कि सारे गुस्से को एक तरह से जोड़ करके और एक दिशा देगा, तो वो फिर सड़कों पर आपको दिखेगा। अभी इलेक्शन कमीशन का जो ये नियम आया, नया कानून आया है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, एक मकूला बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो उसको कंफ्यूज कर दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन तो जो कागजात मांग रहा है खुद कन्विंस नहीं है, तो वो अब जनता को कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, रोज नई नई बातें, फॉर्म भर दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मत दीजिए। तो फॉर्म जब आप भरवा रहे हैं तो आपके पास तो डाटा मिल गया ना कि ये सब बिना डॉक्यूमेंट का डाटा आया है, सबको रखो। धीरे धीरे एक एक करके बुलाएंगे या सबको बांग्लादेशी घोषित करेंगे या कुछ और करेंगे, उसके साथ जैसा मर्जी आएगा वैसा। चलिए सर, उसके साथ तेजस्वी पर विपक्ष का एक आरोप है कि तेजस्वी जी संविधान की किताब लेकर के चलते हैं, लेकिन बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से गांधी मैदान में भीड़ जमा था और तेजस्वी जी उस मंच पर मौजूद थे, तो भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी जी संविधान की किताब लेकर के बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, उसमें एक अगर खाली कर दिया जाता, जितने हिंदुओं का भी जितना है संस्था है, क्रिश्चनों का संस्था है, जैन है, बौद्ध है, या जो भी है, सबको एक ही तरह से कर लिया जाता, कोई कष्ट नहीं। लेकिन एक ही समुदाय पर ये आप कर रहे हैं, इसी से आपके लिए बड़ा खराब लगता है। काहे के लिए आप किसी को, एक ही समुदाय के लोगों को आप टारगेट बना रहे हैं? सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि अगर मुसलमान के साथ कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उसमें तो यहाँ जो एक से एक जैसे अरब और खरब वाले जो है मठ सब, तो राजद का कोई हिडन एजेंडा नहीं ना शरिया कानून लाने को लेकर? भाई, तो वो उनको हक है कि नहीं यहाँ पर रहने का, मुसलमानों को रहने का हक है। ये भाजपा का आरोप कितना सही है? उनका आरोप तो सिर्फ इसीलिए आरोप लगाते हैं, उनके टारगेट में है पिछड़े दलित। पिछड़ा दलित को हक हकूकत नहीं मिले, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी, उनका आरक्षण ख़त्म कर दिया। आज गैर संवैधानिक, संविधान में कहीं नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा। 48 घंटे के अंदर में उसको कर दिया
आज अभी आईएएस में अभी जो इंटरव्यू हुआ है उसका रिजल्ट आया है 101 जो है ये क्या कहते हैं सुदामा कोटि के लोग जिसके बाप डॉक्टर हैं, बाप इंजीनियर है, बाप प्रोफेसर है और बेटी जो है बेटा है जो है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो उसको है। तो इधर से भी इसको खींचो और इधर से भी खींचो। ये पिछड़े दलित को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के सबूफा लाते हैं और कोई पिछड़ा दलित का नहीं कोई सवाल उठावे इसलिए वो मुसलमान का सवाल लाते हैं। ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, आप गलतफहमी में नहीं रहिए। इनके जितने बड़े लीडर हैं सब अपना दामाद मुसलमाने को पसंद करते हैं, किसी यादव को पसंद नहीं करते हैं, किसी पिछड़ा का दलित को पसंद नहीं करते हैं। ये बीजेपी के लोग पसंद करते हैं कि कोई मुसलमान मालदार मुसलमान हो, उसको अपने यहाँ बेटी देना बड़ा ही अपने को गौरवान्वित बीजेपी वाले का काम है। उनके नाम दामाद भी बनाते हैं और मुसलमान को गरियाते हैं इसलिए कि गरियावेंगे उसको इसको कत्ल करेंगे पिछड़े दलित को। अच्छा, ये इनका उद्देश्य है। संदीप जी आखिरी और ये पिछड़े दलित की आवाज़ न उठावे इसीलिए उनको गरियाते हैं कि ये सरिया कानून लेके आए। सरिया में उसको भी मुसलमान को भी हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक रहने का उतना ही हक है जितना किसी और को है। चलिए एक एक कमेंट सारे लोगों का लेते हैं ताकि डिबेट नहीं चर्चा हमारा लंबा नहीं हो। संदीप जी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या ये 9 तारीख को चक्का बंद अगर इलेक्शन कमीशन इस आंदोलन के बाद अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो क्या ये माना जाए कि ये आंदोलन और आगे भी चलेगा और इसे भी रूप ले सकता है? बिल्कुल लेगा। क्या ले सकता है? अभी देखिए तो 9 तारीख को डिसीजन होगा। 9 तारीख को तो बहुत बड़ा बिहार में एक ऐतिहासिक चक्का जाम होना है, बंद होना है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उससे समय ही या उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगी और इलेक्शन कमीशन का जो रुतबा बदल रहा है, हर दिन 3-3, 4-4 कन्फ्यूजन वाला पोस्ट डाल रहे हैं, वो भी अपने आप को बैक करेंगे। नहीं तो ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचेगा। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, विधानसभा की ओर भी ये प्रतिवाद कुछ करेगा। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, अंतिम सत्र जो बिहार विधानसभा का है, तो उसमें भी हम लोगों ने छात्र नौजवानों की ओर से कॉल दिया है 23 तारीख को कि हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे और महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो फिर आगे की रणनीति बनाएगी और निश्चित रूप से आंदोलन बड़ा होगा क्योंकि ये बिहार के जनता के गौरव का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है, उनके सुरक्षा का सवाल है। तो ये आंदोलन सिर्फ टोकन भर आंदोलन नहीं होगा, ये आंदोलन बहुत आगे चल जाएगा। एक सवाल का सर आपका अंतिम सवाल का जवाब है। बिहार की जनता की नज़र नीतीश कुमार पर लगातार इस पर घटना को लेकर के खामोश है वो, तो उनकी खामोशी को क्या समर्थन माना जाए या अस्वस्थ है इसलिए किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं? देखिए वो खामोश नहीं है, उनको जो करना है भाजपा आरएसएस की गोद में बैठ के वो कर रहे हैं। इसको आप गलत मायने में मत ले जाइए कि खामोश हैं। ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर लीजिए कि वो बीमार हैं, ये है, वो आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठ चुके हैं और जब उस गोद में है तो जो आरएसएस और भाजपा का फरमान होगा वही नीतीश जी करेंगे। इसलिए वो खामोश नहीं है बल्कि वो उन्हीं का उनकी सहमति है, वही लागू कर रहे हैं। चलिए एक सवाल सर, एक लाइन में आपसे जो समझना चाहेंगे कि अभी जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के बाद आप लोगों को थोड़ी राहत मिली है या आप भी एक आम जनता होने के नाते ये चाह रहे हैं कि वापस को ले लिया जाए? आम जनता को इस एक निर्णय से कोई राहत नहीं मिला है। आप फॉर्म भरवा लीजिएगा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन है फॉर्म भर दीजिए, फिर आप डॉक्यूमेंट एक एक करके बुला करके मांगिएगा। कलेक्ट्रेट में जमघट लगा लीजिएगा, ब्लॉक में जमघट लगा लीजिएगा और लाइन लगवा दीजिएगा नोटबंदी की तरह। जैसे नोटबंदी में हजारों लोग मर गए वैसे इस लाइन में भी लोग मर जाएंगे। कहिएगा जमा कीजिए अपना अपना सर्टिफिकेट, आपका नाम है, आप फॉर्म भरे हैं, आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, अब आप डॉक्यूमेंट दीजिए। अभी तो इस हंगामा को रोकने के लिए वो देख रहे हैं कि माहौल बहुत गर्म है, गुस्सा अंदरूनी तौर पर बहुत उबल रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। उस डायरेक्शन को रोकने का ये काम किया है चुनाव आयोग ने कि विदाउट डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म भर दीजिए ताकि लोग चुप हो जाएं। और ये विपक्षी दल जो भी हैं ये लोग कर रहे हैं, तो अगर ये रोड पर निकल गई जनता तो जनता अपने आप में भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देती है बिना किसी नेतृत्व के। और अगर सधा हुआ नेतृत्व मिल गया तो
फिर इस सरकार को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। जो ये लोग महाराष्ट्र में और हर जगह कभी विधायक खरीद लेते हैं, कभी सरकार चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, कुल मिलाकर कभी के वो आपकी बातों से ईवीएम ये को लग रहा है- मैनेज कर हाँ, समझ गया। आपकी बातों से ये लग रहा है कि आम जनता भी इससे राहत महसूस राहत नहीं महसूस कर रही चलिए है, सर, आपसे किसी भी समझना हालत में चाहेंगे। राहत में नहीं। एक राजनीति विश्लेषक हैं अशोक वानखेड़े, उनका एक बयान कल आया है कि विपक्ष इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय से विपक्ष को खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने मंशा को आखिरी समय तक कामयाब होकर के रखे रहेगा। अंतिम जो सूची जारी होगी वोटर लिस्ट की, असल वो देखना है कि उस लिस्ट में जो लोग हैं वो उनका नाम बचा है या काट दिया गया है। तो उसमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? नहीं, बहुत सही कहा उन्होंने। और हम लोग विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ गई। नहीं, इस बात को हम लोग मानते हैं। उन्होंने तो तय कर लिया था और 13 महीना तक किसान दिल्ली के सड़कों पर बिताया। CIA और NRC के लेके ये पूरे देश के महिलाएं, युवक, नौजवान सारे लोग बैठे रहे अपना जो इनका NRC और CA के खिलाफ में। जैसे आंदोलन है, एक है ना, जैसे आग लगता है तो कुत्ता नहीं पकता है, कुत्ता जलता नहीं, वो भाग जाता है। जैसे आंदोलन खड़ा होगा वैसे ही ये भागेंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। इनको ये है लग रहा था कि हम जो आँख में धूल झोंक के हम काम कर लेंगे, लोगों को पहले से हम इनको मतदाता से हटाएंगे और फिर जो मन होगा सो अपना या बांग्लादेशी कर देंगे। ये विपक्ष समझ गया और उनको फिर वहीं पर आना पड़ेगा कि गलती हो गई हमसे, अब हम इसको वापस करते हैं। और उस समय तक जब तक नहीं होगा तब तक विपक्ष संकल्पित है लेकिन कि हम संघर्ष वापिस शब्दों में कह दिया, लेकिन करनी कुछ हार हो तो इसके लिए तो सजग रहना उनको पड़ेगा। सजग होने की ही बताने, जब तक वो बिल्कुल सरेंडर नहीं कर जाएंगे विपक्ष तब तक खड़ा रहेगा। जनता ये चाहती है कि जल्दी से वो खत्म हो। चलिए सर, आप सभी मेहमान हमारे इस डिबेट की चर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का धन्यवाद। ये था हमारा एक चर्चा विशेष मतदाता जो गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसको लेकर के। और हम अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आप में से कोई भी आदमी जो सत्तारूढ़ दल से है, JDU आप कह दीजिए, भाजपा कह दीजिए, या NDA के किसी घटक दल के कोई भी नेता यदि आने वाले समय में हमारे किसी मुद्दे के डिबेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे जो स्क्रीन पे नंबर दिया उससे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डिबेट में पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए। मैं फिर से एक बात अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारी इस डिबेट में JDU के सीनियर लीडर को आमंत्रित थे, भाजपा के सीनियर लीडर आमंत्रित थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कुछ और बहाना लगा करके। अब इसके पीछे का क्या कहानी है वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल देश दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV 24। धन्यवाद।